अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, हमारे पास चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने जो पूरी एक्सरसाइज में काम किया उससे पूरे चैप्टर में काम किया उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होंगे, कोई हम नया टॉपिक नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको कुछ 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के आगे, हर पार्ट के आगे 4 पॉसिबल आंसर दिए होंगे कि 4 में से एक जो है हो सकता है। ठीक है, टिक मार्क, हमने टिक मार्क करना है द करेक्ट आंसर को हमने टिक मार्क कर देना है। ठीक है, आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं उनको हम सेट कहते हैं। ये सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड। अ सेट क्यू इज इक्वल टू ए ओवर बी, यानी क्वोशंट ऑफ ए भी है और ए भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, और जो है बी 0 के इक्वल नहीं है, बी क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स हमारे पास इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो इरेशनल होते हैं, तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। ठीक है, हम सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। तो कितने वेज हो गए हमारे पास? 3 वेज हो गए हैं। ठीक है, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, जैसे ये सेट, यहाँ हम इसको 5 से भी डिनोट करते हैं। उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारे, अगर आपने जो सेट के बारे में कुछ नई इस चैप्टर में नहीं पढ़ी, ये हमारे सारा जो है प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर रहा है। ठीक है, जो आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है द सेट एक्स। ठीक है, सेट है हमारे पास, सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड ये एंड का सिंबल है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 101। ठीक है, इसके एलिमेंट 0 से 1 2 3 से 100 तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको अगर हम लिखें इसकी को टेबुलर फॉर्म में, तो इसके एलिमेंट्स बन जाते हैं, इससे सोन चलता जाता है, तो 101 तक हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, सब एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास लिमिटेड सेट्स हैं। ठीक है, इसके हमारे पास तकरीबन 102 एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके फिनाइट, ये फिर अगर हमारे पास सेट के एलिमेंट लिमिटेड हो तो इनफिनाइट सेट नहीं होता, ना ही वो सबसेट होता। अगर हमारे पास सेट कंटेन कर रहा हो इसके अंदर, वो होता है सबसेट। नल सेट वो होता है कि अगर कोई एलिमेंट ना हो। तो इस सेट के एलिमेंट्स हमें पास लिमिटेड है, तो ये फिनाइट सेट है। आगे से आ जाएं आप पेज नंबर 104 पर। ठीक है, इसमें आपके पास 6 पार्ट है। द सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, उसका सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम उसे सिंगल एलिमेंट है तो हम उसे सिंगल एटन सेट कहते हैं। ठीक है, नल सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता। पावर सेट में हमारे पास किसी भी पावर सेट का हम कभी एक एलिमेंट तो मस्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर ए वन सेट एम्प्टी सेट का पावर सेट है तो ही उसका एलिमेंट होता है, लेकिन हमारे पास पावर सेट जो होता है 2 की रेज़ टू पावर जो उस सेट के एलिमेंट्स है उससे होता है, तो ये पावर सेट नहीं है, सिंगलटन सेट। तो हाँ, हमारे पास ये सिंगलटन सेट है, जिस सेट का एक एलिमेंट है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। ठीक है, हमारे पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि हम कह देते हैं एम्प्टी सेट यानी इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस सेट का पावर सेट में कितने क्या हो जाएगा, हमने इस सेट का पावर सेट बनाया है। ठीक है, उसमें हमने एम्प्टी सेट लिखा। ठीक है, इसको हम 5 के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो इसको हम पावर सेट को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हमारे पास ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर सेट के अंदर आएगा एम्प्टी सेट, यानी 5 अंदर आएगा, खाली 5 नहीं होगा। ठीक है, 5 का तो हमने पावर सेट लिया है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, इसका पावर सेट फाइंड करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट हमारे पास बेसिकली सेट होता है कि सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट। जैसे कि हमारे पास ये पावर सेट है। ठीक है, इसके ऑल सबसेट्स अगर हम लिखें, जैसे कि इसका पावर सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 है, यानी इसके जितने भी सबसेट आते हैं वो हमारे पास सारे इस सेट में आते हैं। ठीक है, एक इसका एम्प्टी सेट यानी 5 सबसेट आ जाएगा। फिर हमारे पास सिंगलटन सेट्स आएंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 सिंगलटन सेट्स इसके सबसेट होंगे, 1 भी, और ये 2 भी इस सेट का सबसेट है, और ये 3 भी हमारे पास इस सेट का सबसेट है। ठीक है, ऑल सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब हम 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2, फिर हमारे पास 1 3, और फिर हमारे पास 2 3।
फिर हमारे पास तीनों की पेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाता है 1 2 3। ठीक है, हमारे पास कितने एलिमेंट्स बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कितने पावर सेट में एलिमेंट्स बन जाते हैं 8। हमें फुल फाइंड करे बगैर हम इसको जो है इस फार्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे तो वो भी हमारे पास 8 आएगा। तो हम इसको पावर सेट को फाइंड किए बगैर, फाइंड वैसे इस तरह से होता है लेकिन फाइंड किए बगैर हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर सेट के कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं 8। आगे से हम आ जाते हैं इसके 9 पार्ट की तरफ। इफ ए कंटेन्ड इन बे देन ए, यानी हमने वेन डायग्राम से देखा था कि हमारे पास अगर एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और हमारे पास ए जो है सेट, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास बी सेट है और ये हमारे पास सेट ए कंटेन कर रहा है। तो ए यूनियन बी हमारे पास एडिट करेंगे तो हमारे पास सेट बी के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सेट बी के। ठीक है, और इफ़ ए कंटेंट इन बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, अगर इन दोनों का कॉमन एरिया लेंगे तो वो हमारे पास सेट ए के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हमारे पास ए बी के, और ये हमारे पास ये ए कंटेन इन बी, हम इसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ए जो है बी का सबसेट है, यानी कि ए के हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। कोई ऐसा एलिमेंट ए का नहीं है जो कि बी का एलिमेंट ना हो। इसी तरह अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए बी का सबसेट है, ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के अंदर आ रहा है, तो ए माइनस बी क्या होगा, यानी ए में से हम बी निकाल देंगे तो हमारे पास ए के सारे एलिमेंट निकल जाते हैं, तो हमारे पास एम्प्टी सेट बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। जैसे कि इसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर समझे हमारे पास ए सेट है 1 2 उसके एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये कम्प्लीटली कंटेन कर रहा है बी के, और बी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, तो ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कि हमारे पास जो सेट ए में मौजूद हो लेकिन सेट बी में ना हो। 1 दोनों में मौजूद है वो नहीं आएगा, 2 भी दोनों में मौजूद है तो वो नहीं आएगा, तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आ गया ऑफ सेट्स। तो ये हमारे पास हम ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे, ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, ये हमारे पास सी वाली ऑप्शन हो जाती है। ठीक है, आगे से हमारे पास ये ए यूनियन बी, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आ जाती है। तो इसको हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारे पास फर्स्ट वाली ऑप्शन ही इसकी बन जाती है। आगे से हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट्स हैं, वो उनमें कोई एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है। जैसे कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट, यानी अगर वेन डायग्राम से, अगर यानी कि वेन डायग्राम से देखा जाए ये तो डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं ए बी। ठीक है, हमारे पास कोई सेट एलिमेंट्स कॉमन नहीं। वैसे एग्जाम्पल दे दी जाए, यानी ए के एलिमेंट्स हमने ए बी है और बी के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो इनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं, तो इनका यूनियन हमारे पास क्या होगा, ए सेट के इक्वल भी नहीं होगा, सेट बी के इक्वल भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट भी नहीं होगा, बल्कि दोनों का शेडेड एरिया होगा, यानी बी यूनियन ए के इक्वल होगा। ठीक है, आगे से हमारे आ जाता है, हमारे पास आ जाता है इसका 9 पार्ट, इसका 15 पार्ट। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3। ठीक है, अगर हमारे पास ए सेट के 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ए क्लास बी में इनके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उनका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वो हमारे पास 12 के इक्वल आ जाएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के हमारे पास 2 हैं, तो इनके बाइनरी रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इनके बाइनरी रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट कितने होंगे, वो बेसिकली हमारे पास 2 ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, और 2 हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं 3 और बी के एलिमेंट्स हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो इनमें से 2 की पावर 6 कौन सा है, तो इतने हमारे पास बाइनरी रिलेशंस बन जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये एक रिलेशन दिया हुआ है और इसकी डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, डोमेन जो होते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ सेट आर। ठीक है, जैसे 0 2 3 रिपीट हो रहा है एक टाइम आएगा। ठीक है, सेट ऑफ 0 2 3 जो है हमारे पास वो जो है इसकी डोमेन हो जाती है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, द रेंज ऑफ हमारे पास जो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स होगा वो हमारे पास इसकी रेंज होगा। जैसे 3 2 1 4 है, इसको रेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका सी वाला ऑप्शन हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 105 पर। ठीक है, हमारे पास है ये, हमारे पास हमने पिछली क्लास में क्लास 9 में किया था ये क्वाड्रेंट। ठीक है,
हमारे पास पॉइंट -1 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट का पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से किया काम, यानी कि हमने किया था कि हमारे पास इधर एक्स की इधर हमारे पास जो फर्स्ट थे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होती थी, ठीक है। इधर हमारे पास जो एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती थी और वाई की पॉजिटिव वैल्यू। इधर हमारे पास एक्स की भी नेगेटिव, वाई की भी नेगेटिव। इधर हमारे पास एक्स की पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव होती थी। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते थे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते थे और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते थे, ठीक है। अब पॉइंट है, ठीक है, -1 इधर और +4 इधर लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हमारे पास ये है इसका 20 वाला पार्ट द रिलेशन। इसकी हम ये हमारे पास ये कौन सा फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन है या 1 to 1 फंक्शन है। पहले हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। पहले हम देखते हैं इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स यानी जो मेन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रिपीट, ठीक है, वो रिपीटेड है कि नहीं, ठीक है। जैसे 1 2 वो यूनिक एक दफ़ा आने चाहिए, 3 2 दफ़ा आ रहा है तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, तो ये इसका हमारे पास सी वाला ऑप्शन होगा, नॉट एन फंक्शन। अब आ जाते हैं, ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये 10 पार्ट दिए हुए हैं, हमने इनके शॉर्ट आंसर देने हैं, ठीक है, इनके हमने आंसर देने हैं। फर्स्ट है डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जाम्पल। हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। हमने डिफाइन करना है सबसेट। सबसेट क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स हैं, ठीक है, और ऑल एलिमेंट्स यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं सेट बी जो है वो सबसेट ऑफ सेट ए है, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करें तो बेसिकली ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सेट ए है और इसमें एक सेट है बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, तो ए बी जो है वो सबसेट ऑफ है सेट ए। तो ये ठीक है बेसिक डेफिनेशन सबसेट की, और ये हमने उसकी एग्जांपल दे दी, जैसे कि ए के में 1 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए जो है बी का सबसेट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में राइट ऑल सबसेट ऑफ सेट ए बी, ठीक है, हमारे पास सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स ए बी हैं, हमने इसके सारे सबसेट लिखने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है कि हमारे पास इसका एम्प्टी सेट जो है सबसेट है। आप एम्प्टी सेट लिख सकते हैं या एम्प्टी सेट की जगह 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह इस सिंबल 5 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ये लिखने की जगह ये भी 5 सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब सिंगलटन सेट इसके सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसके सिंगलटन सेट सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। सिंगलटन सेट ए, ठीक है, सिंगलटन सेट उसका एलिमेंट ए और सिंगलटन सेट और उसका एलिमेंट हमारे पास बी, और फिर हमारे पास एक सेट जो होता है वो खुद ही अपना सबसेट बी होता है। तो ये हमारे पास इसके पावर इसके हमारे पास इसके टोटल 2 कितने एलिमेंट्स हैं, 2 जितने एलिमेंट्स हैं यानी 2 एलिमेंट्स हैं 4, तो हमारे पास 4 सबसेट्स आ जाएंगे, वो ये आ गया। आगे से हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम, ठीक है। हमारे पास हमने शो करना है इंटरसेक्शन बी को और बाय वेन डायग्राम, जबकि ए हमारे पास जो है सबसेट ऑफ बी है। तो सबसे पहले हमने अपनी वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है सेट ए, ठीक है। हमारे पास सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। सेट ए और सेट ए जो है हमारे पास सेट बी का सबसेट है, ठीक है। हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कौन सा होगा, ए के और बी के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास सीधे से ए इंटरसेक्शन बी को हम लाइन से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो है सेट ए ही आएगा, ठीक है। हमने वेन डायग्राम से शो किया, हमने जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने शो कर दिए, ठीक है। ए हमारे पास बी का सबसेट है।
ठीक है, हमारे पास ये इंटरसेक्शन भी को हमने वेन डायग्राम से शो किया। आगे से हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमने वेन डायग्राम से शो करना है। ठीक है, हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, हमने सबसे पहले वेन डायग्राम से शो करने के लिए अपना एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना है। ठीक है, आपने एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ये सेट ए हो जाता है, ये सेट हमारे पास बी है, ये सेट सी है। ठीक है, हमने पहले बी यूनियन सी को शो करना है। ठीक है, बी यूनियन सी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हमने बी यूनियन सी हमारे पास वो होना है, वो एरिया होना है जिसमें बी और सी का यूनियन हो। ठीक है, अब सब लाइन्स जो है बी यूनियन सी पे आप कोई भी तरह के डॉटेड से शो कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, बी यूनियन सी यानी बी और सी के एलिमेंट सारे। ठीक है, ये हमारे पास बी यूनियन सी ही होगा। ठीक है, बी यूनियन सी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया। ठीक है, अब हमने इसका इंटरसेक्शन ए से ले लेना। ठीक है, बी यूनियन सी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आया उनका हमने ए से इंटरसेक्शन ले लेना, यानी ए का और बी यूनियन सी का जो कॉमन एरिया हमने वो उसको पे लाइन प्लॉट करनी है। ठीक है, यानी हम उसको रेड से शो कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन से शो कर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास वर्टिकल लाइन एरिया हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम से शो कर दिया। आगे से हम आते हैं इसके 5 पार्ट पे। इसका 5 पार्ट है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, हमारे पास हम डिफाइन करनी है, हमने बताना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स लेट्स सपोज कर लेते हैं ए और बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम इंटरसेक्शन बी से दो सेट्स लेट्स सपोज ए और बी है, उनके बीच हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में मौजूद हैं उनका सेट। ठीक है, इन सिंबल। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ऐसा होना चाहिए जो ए से भी बिलोंग करे और बी से भी बिलोंग करे। ठीक है, हमने इसको इसकी सेट बिल्डर नोटेशन पे लिख लेना है, लिखेंगे तो ये उसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब हमारे पास आ जाता है 6 पार्ट डिफाइन अ फंक्शन, यानी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज हम कह देते हैं ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, वो उनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, एम्प्टी सेट्स वो होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं होता। ठीक है, या फाइव भी हम एम्प्टी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए और बी जो है वो फाइव नहीं होनी चाहिए, यानी एम्प्टी सेट्स नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनके बीच एक रिलेशन है। ठीक है, एफ, ठीक है, ए टू बी एक रिलेशन है, इसका हम इसको फंक्शन कहते हैं। कब, जबकि अगर हम एफ ऑफ ए यानी डोमेन ऑफ एफ लें, हम इस फंक्शन की डोमेन लें तो वो हमारे पास सेट ए के इक्वल आए। और अगर हम फॉर ऑल जो भी एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो जो कि हमारे पास सेट बी से हो, यानी कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, हम यानी एक्स ए का एलिमेंट है, उस पर फंक्शन अप्लाई किया तो एफ ऑफ एक्स हो गया, हमने उसको वाई का नाम दे दिया इज इक्वल टू वाई, वो जो है हमारे पास बी से हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। आगे से हम आ जाते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। ठीक है, 7th पार्ट में हमारे पास क्या, 1 to 1 फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ए से बी, हम उसको 1 to 1 फंक्शन कब कहते हैं कि जब हमारे पास जो ए के सब एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है बी में
जो हमारे पास सेट बी में है, ठीक है, उसके अगेंस्ट से जो है अलग वैल्यूज आए, ठीक है, यानी फंक्शन 1 to 1 फंक्शन इफ ऑल, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैं उनके डिफरेंट इमेजेस आए बी में, यानी कि सेम ना ही होने चाहिए, हर एक का अलग इमेज आए, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 to 1 एक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ए में, ठीक है, एक अगर x1 है या xy दो वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास ए में वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनका सेम इमेज नहीं आना चाहिए, उनके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए, जैसे वो डिफरेंट होंगे तो वैसे उनके इमेजेस भी डिफरेंट हो। अब हमारे पास आ जाता है ऑन टू फंक्शन। अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइन करते हैं ए से भी, हमारे पास वो ऑन टू फंक्शन तब होता है जबकि हमारे पास हर एलिमेंट, यानी कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। जो हमारे पास कोड मेन वाला सेट है उसके हर एलिमेंट जो है एटलीस्ट इमेज ऑफ होना चाहिए 1 एलिमेंट के, यानी कि रेंज ऑफ बी जो होती है हमारे पास सेट बी की रेंज जो है वो सेट बी के रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। तब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, यानी कि हमारे पास सेट बी है, ठीक है, उसके हर एलिमेंट जो है वो इमेज होता है वो यानी किसी फंक्शन पे अब, यानी अगर हम एफ पे ए पे एफ अप्लाई करते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं, जो उसके रिजल्ट आते हैं वो हमारे पास सब बी के एलिमेंट्स को कवर करते हैं, यानी हमारे पास जो रेंज ऑफ एफ होती है वो हमारे पास सेट बी के इक्वल होती है, तब हम कह देते हैं कि फंक्शन जो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। बजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जबकि फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि हर एक का डिफरेंट इमेज हो और हमारे पास क्या कहते हैं, और बी जो है इमेज ऑफ वो एक है, ठीक है। तो इसकी एक और ये भी बात होती है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट ए में, ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में होंगे और वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन की ये खसूसियत है कि हमारे पास सेट ए और सेट बी जिनके बीच बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उनके एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं। आ जाते हैं हम अब इसके 10th पार्ट की तरफ, ठीक है। हमने राइट डे मॉर्गन लॉज लिखने हैं, ठीक है। डे मॉर्गन लॉज हमारे पास कौन से हैं, अगर हमारे पास ए यूनियन बी लें उसको कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट को हम इसे बार से भी शो करते हैं या हम इसके ए इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ए यूनियन बी सी कॉम्प्लीमेंट सी से शो कर लें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम छोटे से सी से भी डिनोट कर सकते हैं या हम इसके ऊपर ये साइन लगा लेते हैं बार पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। डे मॉर्गन लॉज थे, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाता है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये हमारे 20 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें है खाली जगह छोड़ी हुई है, आपने इसको फिल करना है, यानी इसमें जो इसका सही आंसर आता है वो आपने लिखना है, ठीक है। अगर इफ़ ए सबसेट ऑफ बी है, हम इसके क्वेश्चन में 3 आते, ठीक है। इफ़ ए जो है सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है बी में कंटेन कर रहे हैं, देन ए यूनियन बी, ठीक है। हमने देखा था वन डायग्राम में, अगर हमारे पास जो था ये यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ए जो है कंटेन कर रहा है बी में, ये समझे सेट हमारे पास बी है, ठीक है, और ए इसके बीच कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका यूनियन हमारे पास जो सेट बी है, यानी कि जो बड़ा सेट है वो आता है, सुपर सेट आता है, तो बी हमारे पास सेट बी हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, इस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट बी या बी भी आप फारे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन भी करें, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन 5 है, तो वो यकीनन बात है कि हमारे पास उनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, नो एलिमेंट्स, यानी एम्प्टी सेट है ना, ठीक है। हम 5 को एम्प्टी सेट से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दो सेट्स हैं उनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए बी, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। इनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो देन ये दोनों सेट्स जो आप इसमें डिसजॉइंट है, यानी कि ज्वाइंट नहीं होते, हम उन सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट। अगर हमारे पास जो है ए जो है सेट बी का सबसेट है और बी सेट जो है वो ए का सबसेट है, यानी दोनों सेट्स आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दोनों सेट जो है इक्वल ही होंगे, तो ही ये दोनों आपस में सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। आगे से 4 पार्ट में आ जाते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। हमने इसका फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ये हमारे पास इक्वल होता है ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है,
ये हमारे पास हो जाता है, पहले इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था, अब हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे ए यूनियन सी से, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये होता है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है, तो बेसिकली वो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये यानी कि यू में से हमने यू माइनस कर देना है, ठीक है। यू के सब एलिमेंट्स से माइनस हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो वो 5 से डिनोट करते हैं, या उसको हम एम्प्टी सेट भी कर्ली ब्रेसेस खाली हम उसको लगा देते हैं, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 यानी कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास u माइनस एम्प्टी सेट, यानी u में से कोई एलिमेंट नहीं निकालना, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट u ही आ जाता है आंसर, ठीक है। u से मुराद यूनिवर्सल सेट है। अगर a सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास कोई a सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। जैसे हम इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं एक दफ़ा, कि अगर हमारे पास ये वेन डायग्राम है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ठीक है, ये हमारे पास ए सेट है और ये जो बाकी पार्ट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों के आपस में इन दोनों का कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है, वो 5 हो जाता है, ठीक है। अगर हम इनका यूनियन लें, ठीक है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें, यानी हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे से हमारे पास इसके 10th पार्ट में आ जाता है सेट एक्स, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन में आपको दिया हुआ है कि एक्स सच दैट, ये हमारे पास लाइन सच दैट को एक्स और ये बिलोंग टू का सिंबल है ए है, और एंड एक्स ये नॉट बिलोंग टू है बी, यानी हमारे पास एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं वो ए से तो बिलोंग करते हैं और लेकिन वो बी से बिलोंग नहीं करते। सेट एक्स यानी कि हमारे पास एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट्स तो हो लेकिन सेट बी का ना हो, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि एक्स हमारे पास बिलोंग करता हो ए माइनस बी से, ठीक है। ए माइनस बी को हम ए बार बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमारे पास सेम चीज़ है ए माइनस, ठीक है। द पॉइंट -5 लाइज इन द, हमने इधर से किया था कि दोनों माइनस वाले हैं वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। 0.4 - 6 यानी फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, तो फिर ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आगे से द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज, यानी अगर हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है, हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि हमारे पास अगर वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट में हमारे पास लाई करता है तो उनमें हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है, ठीक है। जो वाई कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाई करेगा वो 0 1 होगा, 0 2 होगा, 0 -1 होगा, 0 -2 होगा, कुछ होगा, तो हमारे पास जो होगा फिर वो 0 ऑन एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। उसकी एक्स एक्सिस में हमारे पास वैल्यू 0 होगी। ऑन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज डैश ऑन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इधर देख लें, ठीक है, हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो उसको पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम हमारे पास 0 ऑन वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास अभी ये दिया हुआ एक रिलेशन, ठीक है, हमने इसकी डोमेन फाइंड करने हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है उसको हम डोमेन कहते हैं, ए बी और सी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसकी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, ठीक है। और हमारे पास इसकी रेंज, अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसके हमारे पास एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो इसकी रेंज हमारे पास हो जाएगी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्या है, ए बी और सी है, तो हमारे पास सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज बाय, सबसे पहले वेन डायग्राम किसने यूज़ की थी, हमारे पास जोहन वैन ने, ठीक है, जिन्होंने अपने नाम से इसको वैन डायग्राम रख दिया था। जोहन वैन ने सबसे पहले वेन डायग्राम यूज़ की थी। सबसेट ऑफ, यानी एक रा से, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए का ए से ही ले लिया, उसका कोई भी सबसेट होता है, इसका हमारे पास ए में क्या होता है, हम उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। जो भी हमारे पास सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो हम उसे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है, ए से आते हैं
और लेकिन जो उसका सबसेट हो, ठीक है, हमारे पास उनके ऑर्डर्ड पेयर्स की कोई भी कॉम्बिनेशन का सेट हो, हम उसे कहते हैं बाइनरी रिलेशन, ठीक है। इन्हें अगर हमारे पास इफ़ नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन है ए से बी डिफाइन हो रहा है और हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के इक्वल है, सेट बी के इक्वल उसकी रेंज है, तो हमारे पास एफ कौन सा हो जाता है, यानी कि हमारे पास रेंज अगर हमारे पास सेट बी के इक्वल हो तो फिर वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है, यानी कि हमारे पास हर एलिमेंट जो बी में है उस वो किसी ना किसी एलिमेंट्स जो कि ए में मौजूद है उसका इमेज ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। रिलेशन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास रिलेशन है ए बी ए, ठीक है। ये हमारे पास इसमें ए जो है रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो फिर हमारे पास इसमें नॉट आ, ठीक है, इज़ नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। इसी के साथ हमारे पास सॉल्व हो जाती है हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट इधर थे हमारे पास, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कैरी ऑन किया, हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। हमारे पास इसके लास्ट 2 पार्ट जो थे हमारे पास इधर थे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आगे से हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट ये है, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, 10 पार्ट थे सॉरी, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट हमने सॉल्व आउट किया, फिर हमने इसका ये फोर्थ पार्ट सॉल्व आउट किया, फिर हमने इसका 5 और 6 पार्ट ये सॉल्व आउट किया, फिर हमने इसका 7, 8 और 9 पार्ट इधर सॉल्व आउट किया, ठीक है। फिर हमने इसका 10 पार्ट सॉल्व आउट किया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थी 20 फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई थी, तो ये हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट एंड फंक्शंस की खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।